क्लास 8। आज हम चैप्टर का नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, समानता और न्याय की मांग। अर्थात जो दलित लोग थे जिनका शोषण हो रहा था, उनके लिए समानता और न्याय की मांग अब जोर पकड़ने लगी थी। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक, अर्थात 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक, यानी 1922, 23, 24, 25 में दूसरे हिस्से तक निचली जातियों के भीतर से भी, निचली जातियों के लोग भी जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे थे। अर्थात वे भी समझ गए थे कि हमारा शोषण हो रहा है, ऊंचे वर्ग के लोग हमारा शोषण करते हैं। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए थे। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन इसी का एक उदाहरण है। यह आंदोलन घासीदास ने शुरू किया था। घासीदास एक निम्न जाति का व्यक्ति था। इस आंदोलन के सदस्यों ने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया, अर्थात एक झंडे के नीचे उन्होंने इसे लाने का काम किया। चमड़े का काम करते थे उनको एक इकट्ठा किया, संगठित किया, और उन्होंने उनकी जो सामाजिक स्थिति थी उसमें सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। इसी तरह पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने निम्न जाति चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया। यानी एक ऊंची जाति का जो व्यक्ति है हरिदास ठाकुर, उसने मतुआ पंथ ये नीची जाति थी, चंडाल काश्तकार के बीच काम किया उन्होंने। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि ब्राह्मणों के द्वारा जो जातियां बताई गई हैं वो सही नहीं है। वहीं इसी कड़ी में हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाए। जिसे आज केरल कहा जाता है, वहाँ ए झावा, क्या नाम है ये, ए झावा निम्न जाति के नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने प्रेरणा दी कि उनके पंथ में जाति का भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा और सभी को एक गुरु में, अर्थात उनमें विश्वास रखना चाहिए। इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे समय में हुई जब सभी जाति प्रथा से बुरी तरह प्रभावित थे और इन जातियों की जो स्थापना ऐसे लोगों द्वारा की गई जो स्वयं निम्न जातियों के थे, उनके बीच में ही काम करते थे। उन्होंने निम्न जातियों के बीच फैली हुई आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो ऊंची जातियों को अपमान करने के लिए उकसाती थी। अर्थात ऊंची जाति के लोग नीची जाति वालों का अपमान करते थे। उन्होंने निचली जातियों में स्वाभिमान का भाव पैदा करने का प्रयास किया। तो इस तरह से जाति प्रथा, समानता और न्याय के खिलाफ आवाज़ उठनी शुरू हुई और ये जो आवाज़ उठाई ये निम्न वर्ग के लोगों ने ही उठाई जिनके साथ हमेशा भेदभाव होता आया था। अब हम आगे चलते हैं। इसमें ही हमारा आगे का पार्ट है गुलामगिरी। अब है गुलामगिरी। निम्न जो जाति थी उसमें निम्न जाति के नेताओं में ज्योतिबा राव फुल्ले सबसे अधिक मुख्य नेताओं में से एक थे। उन्होंने 1827 में
1827 में जन्मे ज्योतिराव फुले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई थी। ज्योतिराव फुले ने शिक्षा कहाँ पाई थी? ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में। जो बड़े होने पर उन्होंने जाति पर आधारित समाज में फैले हुए अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ है। अर्थात ब्राह्मण लोग अपने आप को ये कहते थे कि वे आर्य होने के कारण दूसरे लोगों से अलग हैं। फुल्ले का तर्क था कि आर्य विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे और उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिसों आर्यों के आने से पहले यहाँ रह रहे मूल निवासियों को हराकर उन्हें गुलाम बना लिया था। अर्थात ज्योतिराव फुले का ये कहना था कि आर्य जो लोग थे वो विदेश से आए थे और यहाँ पर जो उनके आने से पहले आर्य रह रहे थे उनको अपना गुलाम बना लिया, उनको हरा दिया। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता को यानी हारी हुई जनता को नीच निम्न जाति वाला मानने लगे। फुले के अनुसार ऊंची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। यह धरती यहाँ के देशी लोगों की अर्थात निम्न जाति के लोगों की है। फुले ने दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ पर स्वर्ण युग था। तब योद्धा किसान जमीन जोतते थे और मराठा देहात पर न्यायसंगत और निष्पक्ष तरीके शासन करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्रों अर्थात श्रमिक जातियों और अतिशूद्रों अछूत को जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। अर्थात उन्होंने ज्योतिराव फुले ने ये सुझाव दिया कि जिन लोगों के साथ जिसमें शूद्र और अतिशूद्र अर्थात अछूत इन लोगों को जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होकर आगे आना चाहिए। फुले द्वारा स्थापित किए गए सत्यशोधक समाज नामक संगठन ने जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई। तो ये यहाँ की थी ज्योतिराव फुले के बारे में इनके लिए किया गया प्रचार। अब देखो भी 1873 में फुले ने गुलामगिरी नामक एक किताब लिखी। 1873 में फुले ने गुलामगिरी नामक एक किताब लिखी। इसमें लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था। इससे पहले यानी इस किताब लिखने से पहले 10 साल पहले अमेरिका में गृह युद्ध हो चुका था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी। फुले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामी की मुक्ति के लिए संघर्ष किया। उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया। जैसा कि इस उदाहरण से पता चलता है कि फुले ने जाति व्यवस्था की अपनी आलोचना को सभी प्रकार की गैर बराबरी से जोड़ दिया था। वह उच्च जाति में पैदा हुई महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतों और निम्न जातियों के अपमानपूर्ण हालत से बहुत चिंतित थे। उनके बारे में बड़ी चिंता करते थे। जाति सुधार का यह आंदोलन 20वीं सदी में भी पश्चिम भारत में डॉक्टर BR अम्बेडकर और दक्षिण में EV रामास्वामी नायकर जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में चलाया गया। तो नेक्स्ट पॉइंट हम बाद में पढ़ते हैं, ये मंदिरों में कौन जा सकता था। इससे पहले हम ये देखते हैं 1927 में अम्बेडकर ने क्या कहा था। हम सिर्फ ये साबित करने के लिए तालाब पर जाना चाहते हैं कि औरों की तरह हम भी इंसान हैं। हिंदू समाज के 2 मुख्य सिद्धांतों समानता और जातिवाद की समाप्ति का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। ये मदुरई का एक मंदिर है, प्रवेश द्वार है, टॉमस डैनियल द्वारा बनाया गया चित्र है। मंदिर प्रवेश आंदोलन से पहले
अछूतों को इस तरह के प्रवेश द्वारों के आसपास फटकने भी नहीं दिया जाता था। देखो भी, ये प्रवेश द्वार है और इस मंदिर के जो गेट है वहाँ पर अछूतों को अंदर आने भी नहीं दिया जाता था, इतना भेदभाव था। फिर एक और, ये ज्योतिराव फुल्ले के द्वारा ऊंची जाति के उपनिवेशवादी विरोध राष्ट्रवाद के आलोचक थे। उन्होंने क्या कहा, ब्राह्मणों ने अपने धर्म की वह तलवार छिपा ली है जिसमें लोगों की संपन्नता का गला घोंट दिया है। अर्थात ब्राह्मणों ने अपना बचाव किया है, ब्राह्मणों ने अपने धर्म की वह तलवार छिपा ली है जिससे लोगों की संपन्नता का गला काट दिया गया है, और अब ये देश के महान देशभक्त बने घूम रहे हैं। हमारे शूद्र, मुस्लिम और पारसी नौजवानों को सलाह देते हैं कि अगर हम ऊंच नीच के बारे में अपना धर्म सारा लड़ाई झगड़ा बंद कर दें और एकजुट नहीं होंगे तो हमारा देश कभी उन्नति नहीं कर पाएगा। यही एकता सभी के फायदे में है, क्योंकि इस पर दोबारा वही स्थिति पैदा हो जाएगी, तो मैं भी यहाँ और तुम भी यहाँ। तो ये ज्योतिराव फुल्ले द्वारा आलोचना की गई है ब्राह्मणों की, कि उन्होंने इस देश को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया और फिर वे लोग नौजवान लोगों को भटका रहे हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे भी, बाकी नेक्स्ट टाइम।